Impact of electrolysis is the next topic for today. Previous class में हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक कर लिया था, तो एक बार इसको फिर से यहाँ पे हम ड्रॉ करके रखते हैं सो दैट हमें पता हो कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने क्या किया था कि इट कंसिस्ट ऑफ वन बीकर जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों इसी बीकर में हो रही है। दो इलेक्ट्रोड्स connected to the battery and the electrolyte that is taken in this beaker. The electrodes we had already spoken of are of two types. First, the electrodes may be non-reactive, which do not interfere in the chemical reaction जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक पे हो रही है, ठीक है। और जनरली जो नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं वो है ग्रेफाइट और प्लैटिनम, ठीक है। सो इलेक्ट्रोड्स जो नॉन रिएक्टिव होते हैं तो उनका एक ही रोल है कि वो हेल्प करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स को पास होने में सो दैट द रिएक्शन जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्टर्स होते हैं दे आर reactive electrodes which interfere in the reaction. For example, a reactive electrode we use is copper in a solution of copper sulfate. ठीक है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स हैं हमने बात करी थी कि या तो ये सोर्स है या ये सिंक है। सोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे और सिंक का मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड हमने एक और बात इसमें की थी which was ओवर वोल्टेज। सो ओवर वोल्टेज क्या था कि अगर रिएक्शंस स्लो हो जाती हैं तो एक्सटर्नल वोल्टेज हमें सप्लाई करनी पड़ती है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए और उसको हम क्या बुलाते हैं, दैट इज नोन एज ओवर वोल्टेज। Now today we are going to do electrolysis of certain electrolytes which are very important from an examination point of view. First हम लोग करेंगे molten NaCl की reaction. We had also spoken about कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट करंट पास करता है तो वो सिर्फ मोल्टन में और एक्वस में करता है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं होते टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन, ठीक है। सो मोल्टन NaCl मेल्टेड है, सो इसके पास फ्री आयंस है। सो सबसे पहले रिएक्शन क्या होगी कि NaCl डिसोसिएट होता है into Na positive plus Cl negative, ठीक है। दो तरह की रिएक्शंस एट कैथोड Na positive gains one electron to give Na। आपने याद रखना है कि कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, कोई भी सेल हो कैथोड में हमेशा रिडक्शन होगी। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। सो ये Na पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके सोडियम में कन्वर्ट होता है और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता है। एट एनोड Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू गिव अस क्लोरीन। अब पता है हमें कि क्लोरीन एज Cl एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसे हम प्राइमरी चेंज बुलाते हैं। दिस इज नोन एज प्राइमरी चेंज। फिर उसके बाद जो ये एलिमेंटल क्लोरीन है
ये एक और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl2 मॉलिक्यूलर क्लोरीन बुलाता है और इसको हम सेकेंडरी चेंज बुलाते हैं। ठीक है, सो एनोड पे जनरली दो तरह की रिएक्शंस होती है, प्राइमरी चेंज में एलिमेंटल बनेगा और सेकेंडरी चेंज में मॉलिक्यूलर बनेगा। क्लियर? सो मोल्टेन NaCl की बहुत इजी है, अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl आ जाता है तो सोडियम विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड और क्लोरीन विल बी डिस्चार्ज एट द एनोड। जब हम एक्वस NaCl की करते हैं एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ कि हम सोडियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो दो तरह के आयंस इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। एक ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaCl, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है, और दूसरा वाटर भी डिसोसिएट होगा जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे to give us H positive plus OH negative। ठीक, अब अगर हम इक्वेशन देखें तो दो क्या है, कैटायंस और दो ही एनायंस हैं। ठीक है, अब दोनों तो कैथोड और एनोड पे डिस्चार्ज नहीं हो सकते, सो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या EMF सीरीज जो हमारी है वो यहाँ पे रोल प्ले करती है। ठीक है, सो लेट्स go on to the reaction at the cathode। कैथोड पे रिडक्शन होती है, सो हमारे पास दो कैटायंस हैं Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन Na देगा, उसी तरह से H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन H देगा। ठीक है, अब रिडक्शन EMF सीरीज अगर याद करो तो रिडक्शन किसकी होनी चाहिए? रिडक्शन किसकी होनी चाहिए? जिसकी हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोग EMF सीरीज में क्या करते हैं, नीचे नेगेटिव है, नीचे से ऊपर की तरफ को जाते हैं, यही करते हैं ना। सो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को जा रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ को जा रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? जो खुद रिड्यूस हो। तो जो खुद रिड्यूस हो रहे हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, सो जब हम सोडियम की करते हैं तो सोडियम की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू -2.71 वोल्ट। ठीक, और E0 फॉर हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू 0। तो किसकी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है? हाइड्रोजन की। तो कैथोड में ये वाली रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ये प्राइमरी रिएक्शन आ गई, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन विल गिव अस H2। सो प्रोडक्ट कैथोड में क्या होगा? हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर? एनोड में भी हमारे पास दो आयंस हैं, दो एनायंस, एक क्लोरीन है Cl नेगेटिव -1 इलेक्ट्रॉन टू गिव अस Cl, और एक OH है 4OH नेगेटिव -4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस 2H2O प्लस O2। राइट, अब यहां पे अगर रिडक्शन वैल्यूज हम देखें दोनों की तो क्लोरीन की जो रिडक्शन वैल्यू आ रही है दैट इज 1.36 वोल्ट। ठीक है, वेयर एज वाटर की वैल्यू जो है दैट इज 1.23 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा इसमें एनोड पे? एनोड पे क्या होना चाहिए? Cl की क्यों होगी? एनोड पे अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के अकॉर्डिंगली देखो तो एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है,
ऑक्सीडेशन किसकी होगी? जो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मेटल कौन है? जिसकी लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इन दोनों में लोअर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल तो इसकी है, फिर भी फ्लोरीन क्यों लिबरेट हो रहा है? होना तो ऑक्सीजन चाहिए। हम बोलते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन लिबरेट हो रहा है, जबकि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज की बेसिस पे अगर देखें तो ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, होना चाहिए, ऑक्सीजन लिबरेट होना चाहिए। तो रीजन होता क्लोरीन ही है यहाँ पे लिबरेट। ये वाली रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, अब क्वेश्चन इज कि ऑल्दो वाटर हैज a lower value of reduction potential, even then chlorine is liberated at the anode. Why? The answer to this is the liberation of chlorine is due to two reasons. Number one, concentrated solution of NaCl. अगर solution concentrated है तो क्लोरीन के आयन ज्यादा होंगे with respect to OH नेगेटिव के आयन्स। ठीक है, सेकेंड ओवर वोल्टेज। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये स्लो हो जाती है, तो इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई करते हैं। वो जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं वो वोल्टेज 1.23 से ज्यादा हो जाती है। अगर वो 1.23 से ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा, क्योंकि ये वाली रिएक्शन जो है वो तभी हो सकती है अगर वोल्टेज 1.23 वोल्ट हो। ठीक है ना, जैसे आप फॉर एग्जांपल केक बेक करते हैं, तो केक बेक करते हैं तो उसके लिए अवन में एक टेम्परेचर हमको मेंटेन करके रखना पड़ता है 250 डिग्री। अगर हम 250 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो केक बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, काला हो जाता है बाहर से, अंदर से कच्चा रह जाता है। पर अगर हम उसको 250 से कम पे करेंगे तो केक क्या हो जाएगा, अंदर से तो पक जाएगा और बाहर से जो उसका क्रस्ट है वो हार्ड हो जाएगा। मतलब जिस तरह का केक हमको बनाना वैसा नहीं बनता, तो हमें एक सेट वैल्यू 250 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी सेट करनी पड़ती है। वही हिसाब रिडक्शन पोटेंशियल्स का है। अगर 1.23 वोल्ट पे ऑक्सीजन लिबरेट होना है तो वो 1.23 वोल्ट पे ही लिबरेट होगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज ओवर वोल्टेज हमको देनी पड़ती है क्योंकि रिएक्शन स्लो हो गई, तो वो वोल्टेज 1.23 वोल्ट से ज्यादा चली जाएगी, और अगर वो ज्यादा चली जाएगी तो ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा। तो क्या लिबरेट होगा? क्लोरीन। सो ये एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे को कि ऑल्दो रिडक्शन पोटेंशियल वाटर का 1.23 वोल्ट है, फिर भी एक्वस NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन क्यों लिबरेट होता है? ठीक है ना, हैव यू अंडरस्टूड? पक्का से? ओके। फिर थर्ड जो हमने करना है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। ये भी इजी है, मोल्टन NaCl की तरह। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड सिमिलरली बहुत ही सिंपल सा है, जैसे हमने उसका करा PbBr2 डिसोसिएट होगा Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव। ठीक है, कैथोड की रिएक्शन क्या आ गई? एट कैथोड Pb2 positive will lose 2 electrons to give us lead. ठीक, okay. Gain 2 electrons to give us lead. और एनोड bromine will lose 2 electrons to give us Br2. ठीक है,
सो इसके प्रोडक्ट्स क्या हुए, कैथोड पे लेड इज लिबरेटेड और एनोड पे ब्रोमीन इज लिबरेटेड। ठीक है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर प्योर स्टेट में इलेक्ट्रोलाइज नहीं करता, सो इसलिए हमको उसमें थोड़ी सी इंप्योरिटीज डालनी पड़ती है। तो जब भी इलेक्ट्रोलिसिस हम करते हैं वाटर का, तो हम उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर इटसेल्फ इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, थोड़ी सी H2SO4 डालेंगे। अब देखो इसमें रिएक्शन दोनों की होगी, दोनों डिसोसिएट होंगे। सो H2O हमें क्या देता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, और H2SO4 क्या देगा, H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पे कैथोड में तो कोई भी लड़ाई नहीं है क्योंकि दोनों केटाइन सेम है, राइट। सो हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगा कैथोड पे, कैथोड पे H positive is going to gain one electron to give us hydrogen in the primary reaction, और secondary reaction में हाइड्रोजन लिबरेट हो जाता है कैथोड पे। अब एनोड पे there is a fight between SO4 negative and OH negative, so दोनों की रिएक्शंस अगर हम देखें तो OH की रिएक्शन क्या होगी, सेम जैसे हमने पहले की थी, 4OH negative minus 4 electrons to give us 2H2O plus O2, 2H2O plus O2, राइट। अब इसमें एक लाइन आप लिख लो कि SO4 negative will not be released since their reduction potential is more than that of OH negative ions, more than that of OH negative ions। रिएक्शन जो है वो क्या होती है इसकी, 2SO4 negative minus 2 electrons थायो आयन ये दे देता है S2O8 2 negative, S2O8 2 negative, राइट। अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है E नॉट दैट इज इक्वल टू 1.23, ठीक है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 1.96, 1.23 and 1.96, ठीक है, क्लियर हो गया। देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एक्वस कॉपर सल्फेट ले रहे तो यहां पे भी दो रिएक्शंस होंगी, कॉपर सल्फेट will dissociate into Cu2 positive plus SO4 negative, ठीक। उसी तरह से वाटर भी डिसोसिएट होगा, H2O positive, H positive plus OH negative. Again there is going to be a race between the cations and the anions, ठीक है। सो जब कैटायंस हम देखते हैं रिएक्शन कैथोड पे होती है, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा टू गिव Cu, और H पॉजिटिव ठीक है। E नॉट वैल्यू कॉपर की कितनी है,
0.34 वोल्ट, ठीक है। और ई नॉट हाइड्रोजन की कितनी है, 0। और हमने बोला कि कैथोड पे जिसकी हायर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो रिलीज होता है, तो किसकी है ज्यादा, कॉपर की। तो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन जो है दिस विल नॉट टेक प्लेस एंड कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट द कैथोड, ठीक है। फिर एनोड की रिएक्शंस सेम होगी एज द रिएक्शंस वी हैव डन ओवर हियर। सो एनोड पे क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फेट जो है उसकी रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। सो हमारे पास एनोड की रिएक्शन क्या आएगी, 4OH नेगेटिव माइनस 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव 2H2 प्लस 4। सो प्रोडक्ट्स क्या हुए, कैथोड पे कॉपर और एनोड पे ऑक्सीजन, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। फिर ये तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस करी कॉपर सल्फेट की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। पर जब हम इलेक्ट्रोप्लैटिंग करते हैं या इम्प्योर कॉपर को प्योर करने के लिए, जिसे हम रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बोलते हैं, उसके लिए जब इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे तो हम कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे। सो लेट्स डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। सो अगेन कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होगा Cu2 पॉजिटिव एंड SO2 नेगेटिव में, ठीक है। कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होती है, सो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा और Cu दे देगा। और एनोड पे क्या होगा, उल्टी रिएक्शन, क्योंकि यहां पे जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो सोर्स की तरह बिहेव करता है। सो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और सॉल्यूशन के अंदर चला जाता है, ठीक है। सो व्हाट आर वी सेइंग कि यहाँ पे जो कॉपर है जिसको हमने एनोड लिया है ये एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। समझ में आ गया। अब जब हमने नॉन रिएक्टिव किया और हमने रिएक्टिव किया तो दोनों में क्या फर्क है, समझ आ गया ना। सो ये आपके इलेक्ट्रोलिसिस और उसके प्रोडक्ट्स जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने 2 तरह के सेल कर लिए, एक हमने किया इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक हमने किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दोनों के बीच में डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर लेते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। बहुत सारे डिफरेंसेस साथ साथ कर लिए हमने। अब जितने भी हमने साथ साथ किए थे उन सबको हम कंपाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इज converted to electrical energy. Chemical energy is converted to electrical energy और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में electrical energy is converted to chemical energy.
ठीक है। सेकेंड, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में रिएक्शंस आर नॉन स्पॉन्टेनियस। नंबर 3, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड इज पॉजिटिव, राइट, और यहां पे कैथोड इज नेगेटिव। ऑल्दो रिएक्शन कैथोड चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का है चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का है, इन बोथ द केसेस रिडक्शन ही होगी, ठीक है, बट साइंस दोनों के जो है वो डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट, पढ़ा था ना हमने, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल बैटरी। इलेक्ट्रॉन्स आर supplied by the external battery and entry is from the cathode. क्योंकि कैथोड में रिडक्शन हो रही है तो कैथोड ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है फ्रॉम द बैटरी। क्लियर हो गया? एक और इंपॉर्टेंट दोनों का डिफरेंस है कि इसमें दो तरह के डिफरेंट सेल्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल दोनों अलग कंपार्टमेंट्स हैं और यहां पे ओनली वन सेल इज प्रेजेंट या वन कंपार्टमेंट इज प्रेजेंट इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, सो ये हमारे डिफरेंसेस हो गए। सो हमने दो तरह के सेल्स कर दिए। अब इन्हीं सेल्स को हम फर्दर और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली गैल्वेनिक सेल। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स या गैल्वेनिक सेल को हम कनेक्ट करके कोई भी एक आप बोल सकते हो कि एपरेटस बनाते हैं तो उसे हम क्या बुलाते हैं? बैटरी। ठीक है, सो द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज बैटरीज। बैटरीज को हम कमर्शियल सेल्स भी बुलाते हैं और डे टू डे लाइफ में इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, बिकॉज इट इज यूज्ड एवरीवेयर। बेसिकली बैटरी को हम पोर्टेबल सेल बुलाते हैं। पोर्टेबल का मतलब क्या हुआ? जिसको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। सो बैटरी इज एक सबसे इंपॉर्टेंट जो बैटरी का यूज होना चाहिए कि इट शुड बी पोर्टेबल। अब पोर्टेबल वो कब हो सकती है? फर्स्ट यूज हमने बोला कि वही बैटरी कामयाब है जो पोर्टेबल है। पोर्टेबल कब हो सकती है? वो जब वो लाइट वेट होगी। अगर हैवी होगी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो एक तो वो लाइट वेट होनी चाहिए और दूसरी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए। कॉम्पैक्ट का मतलब छोटी, तभी हम सेल्स को इजीली ले जा सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर।
ठीक है। और थर्ड, इसकी जो वोल्टेज होती है बैटरी की, वोल्टेज ऑफ द बैटरी should not change much, मतलब उसकी जो वोल्टेज है वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हम एक जगह से लेके गए उसकी वोल्टेज कुछ और थी, हम दूसरी जगह तक पहुंचे तो वो यूज करते करते उसकी वोल्टेज कुछ और हो गई, तो फिर बैटरी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती, राइट। सो एक कोई भी बैटरी होगी, इसमें ये तीन चीजें होनी जरूरी है। एक वो पोर्टेबल होना चाहिए, दूसरा लाइट और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और तीसरा उसकी वोल्टेज जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए अगर वो यूज होती है, ठीक। बैटरीज हमारे पास दो तरह की होती है, वन विच इज नोन एज प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी और सेल। रिमेंबर ये सारे बैटरीज जो हम अभी कर रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हैं। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ अ सेल इज अ प्राइमरी बैटरी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होगा, रिएक्शंस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे और जिसकी वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो प्राइमरी बैटरी जो है दैट इज अ नॉन रिचार्जेबल बैटरी। नॉन रिचार्जेबल बैटरी का मतलब हुआ कि एक बारी अगर ये बैटरी कंज्यूम हो गई तो हम उसे वापस रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। और सेकेंड जो बैटरी है उसको हम सेकेंडरी बैटरी बुलाते हैं। सेकेंडरी बैटरी कौन सी हुई, दैट कैन बी रिचार्ज। इसमें हम रिएक्शंस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सेकेंडरी बैटरी में हम रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। तो इनिशियली जब सेकेंडरी बैटरी इन ऑपरेशन आती है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जब हम उसकी रिएक्शंस रिवर्स करते हैं तो हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो प्राइमरी बैटरी इज ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल और सेकेंडरी बैटरी इज इलेक्ट्रोकेमिकल जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। जब वो खत्म हो गई और हमने रिचार्जिंग के लिए लगाई है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है और रिवर्स रिएक्शंस में वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की तरह यूज होती है या बिहेव करती है, ठीक है। सो वी विल डिस्कस बोथ ऑफ देम। पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी के अंदर हमने दो सेल्स डिस्कस करते हैं। वन जो एक सेल आप बहुत कॉमनली यूज करते हो which is known as the dry cell or the Leclanché cell. Primary battery. The first one is the dry cell. Dry cell को हम लोग Leclanché cell भी बुलाते हैं because it was discovered by G. Leclanché, ठीक है। So dry cell is also known as Leclanché cell। ये वाली जो बैटरी है ये जनरली कहाँ यूज होती है, टॉयज में, पेंसिल सेल्स वगैरह हम यूज करते हैं, पता है ना, पेंसिल सेल्स, रेडियोज में थोड़े से पेंसिल सेल्स है, नॉर्मल जो बड़े वाले सेल्स हम यूज करते हैं, रिमोट्स में जो टीवी के रिमोट्स होते हैं। सो ऑल दीज दे कम अंडर द ड्राई सेल, ठीक है। अब ड्राई सेल है क्या चीज, ड्राई सेल जो है उसका एपरेटस कुछ हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में
एक ग्रेफाइट की रॉड होती है which is going to behave as a cathode, ठीक, और उसको सराउंड कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज द सील होती है ना उसके ऊपर प्लास्टिक की जिसको तुम निकालते हो, और उसको सराउंड करता है एक चैम्बर। इस चैम्बर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। सो वी विल डू जस्ट नाउ कि क्या इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं हम। पहले लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, और उसके बाद बाहर एक एनोड का सिलेंडर होता है। तो कुछ इस तरह से ड्राई सेल हमारा नजर आता है, ठीक है। सो हम क्या कह रहे हैं, दिस इज जिंक का सिलेंडर नेगेटिव, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव एनोड होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइट आ गया। इलेक्ट्रोलाइट जो है दैट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। यहां पे एक मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन हम लेते हैं। ये जो मिक्सचर यहाँ पे है ये एक डीपोलराइजर की तरह यूज होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट करता है, ठीक है। फिर दिस इज ग्रेफाइट रॉड एंड विद द पॉजिटिव चार्ज and this is used as a cathode, ठीक है। so this is your apparatus. now जब हम इसकी reactions करेंगे तो दोनों reactions होंगी, one reaction will take place at the anode and the other reaction will take place at the cathode, ठीक है। so anode की reaction देखो, anode जिंक का बना है, तो जिंक दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Zn2 पॉजिटिव बना देता है, ओके। और कैथोड ग्रेफाइट का बना है, तो ग्रेफाइट क्या है, नॉन रिएक्टिव, और अगर ग्रेफाइट नॉन रिएक्टिव है तो इसका मतलब एनोड कैथोड में क्या होगा, द इलेक्ट्रोलाइट विल पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, ठीक है। सो कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। कैथोड इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पे देख रहे हैं इस अमोनियम क्लोराइड, सो इसमें से अमोनियम आयंस प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड जिसको हम एज डीपोलराइजर यूज कर रहे हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होनी है, इट इज गोइंग टू गिव अस मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। समटाइम्स आप देखते हो कि अगर सेल बहुत टाइम के लिए पड़ा रहे तो उसमें से एक पेक्यूलियर अमोनिएटेड स्मेल आने लग जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द गैस विच इज मेड ओवर हियर। अगर ओवरऑल रिएक्शन सेल की देखें, कैथोड और एनोड को ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, सो रिएक्शन क्या ओवरऑल आएगी, Zn प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnO2 to give 2Zn2 positive plus ठीक है। सो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है।
अब कब सेल हमारा बंद हो जाएगा? जो अमोनिया यहाँ पे बनता है वो जिंक के सिलेंडर को करोड करने लग जाता है, और वैसे भी जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाता रहेगा जिंक क्लोराइड के साथ। सो धीरे धीरे जो ये जिंक का आउटर लेयर है ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जब ये पूरा कंज्यूम हो गया तो एनोड खत्म, और जब एनोड खत्म तो सेल भी खत्म। ठीक है, सो हम बोलते हैं कि सेल जो है वो तब डेड हो जाता है जब जिंक का जो एनोड बना हुआ है वो क्या हो जाएगा, करोड हो जाएगा, और वो जो करोजन है वो एनोड को खत्म कर देती है। सो रिएक्शन फर्दर डज नॉट टेक प्लेस। ठीक है, जो वोल्टेज इसकी रहती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.2 to 1.5 volt. This is a very important question from your examination point of view. ठीक है, अब एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर सेल डेड हो गया या जब भी सेल ऑपरेशन में होता है तो अमोनिया जो यहाँ पे बन रही है ये निकलती क्यों नहीं उसमें से? क्योंकि अमोनिया तो गैस है, तो इसका मतलब, और अमोनिया की स्मेल बहुत पेक्यूलियर होती है, तो जब भी आप सेल यूज करोगे तो ये अमोनिया की सेल में स्मेल जो है वो आनी चाहिए, पर हमें तो नहीं आती ना, नहीं आती, कभी भी नहीं आती। तो क्या होता है कि ये जो अमोनिया की गैस यहाँ पे बन रही है ये लिबरेट नहीं होती, इट डज नॉट लिबरेट एज अ गैस, पर ये जो Zn2 पॉजिटिव आयंस बनते हैं यहाँ पे ऊपर बन रहे हैं Zn2 पॉजिटिव आयंस, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि NH4Cl में NH4 यहाँ यूज हो रहा है, तो ये क्लोराइड के आयंस कहाँ गए? ये भी तो कहीं जाएंगे। तो ये अमोनिया इस Zn2 पॉजिटिव और इस क्लोरीन के साथ मिक्स होके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विद द फॉर्मूला दिस इज अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड बन गया, अगर ये गैस की तरह रिलीज होती तो उसके 2 कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए। एक, हमें इसकी गंदी स्मेल आनी चाहिए, दूसरा, जब ये अमोनिया गैस है तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है ना, तो अगर वो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है तो उसको ये सील तोड़ देनी चाहिए, सेल बर्स्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतना प्रेशर इसके अंदर बिल्डअप हो जाएगा। सो ये उस सील को तोड़ने में भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, सो अमोनिया ना निकलने के हमारे पास 2 अच्छी चीजें हैं, एक तो स्मेल नहीं आती, दूसरा जो सेल है वो ब्लास्ट नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्राइमरी बैटरी विच इज द ड्राई सेल। सेकेंड जो हम करेंगे दैट इज द मर्क्यूरी सेल। The second type of cell is the mercury cell. मर्क्यूरी सेल को हम एक और नाम देते हैं which is known as the button cell. बटन सेल कौन से होते हैं? जो वॉचेस में यूज होते हैं, बटन की शेप में होते हैं ना, वो टॉयज में भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज में भी यूज होते हैं, बट मोस्टली वॉचेस में बटन सेल्स ही यूज होते हैं। ठीक है, सो शेप अगर आप इसकी देखो, अगर आप ड्रॉ करना चाहें कुछ ऐसी होती है ना, समथिंग लाइक दिस, थोड़ी बुरी बनी है, इससे थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है, राइट। सो अब इसमें मर्क्यूरी सेल में लेट्स सी कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज कर रहे हैं और रिएक्शन क्या है। सबसे पहले लेट्स राइट द एनोड। द एनोड इन द मर्क्यूरी सेल is made up of zinc and mercury amalgam। किसी भी चीज को जब हम मर्क्यूरी के साथ मिक्स कर देते हैं तो हम उसे एमालगम बुलाते हैं,
सो एनोड जो है वो जिंक और मर्करी का एमालगम होता है। सेकेंड कैथोड, कैथोड इसमें HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड बना हुआ है, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट जो है इट इज अ पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब रिएक्शन करेंगे हम दोनों, रिएक्शन एट द एनोड, एनोड हमारा किस चीज का बना है, एमालगम का, मर्करी और जिंक के एमालगम का। और इलेक्ट्रोलाइट KOH है, सो इसमें जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो एनोड के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये हमें दे देता है जिंक ऑक्साइड। अच्छा, एनोड में रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन, सो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करेगा ये, एंड प्लस वाटर, ठीक है। उसी तरह से कैथोड पे कैथोड की क्या रिएक्शन है, कैथोड HgO का बना हुआ है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का। ये HgO यहां से वाटर और इलेक्ट्रॉन्स दोनों लेगा, सो प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव अस Hg प्लस 2OH नेगेटिव, राइट। अब ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखें, मैं उस साइड लिखती हूं, ओवरऑल रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो ये OH नेगेटिव और ये OH नेगेटिव कट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स भी कट जाएंगे, और ये वाटर भी कट जाएगा, ठीक है। सो अब ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई, ZnHg प्लस HgO to give us ZnO plus Hg, ये ओवरऑल रिएक्शन आ जाती है, ठीक है। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखो तो क्या हमें ओवरऑल रिएक्शन में कोई भी आयंस नजर आ रहे हैं, इट डज नॉट हैव एनी आयंस, जबकि जो लास्ट सेल हमने किया था उसमें आयंस थे, ठीक है। सो बिकॉज इसमें ओवरऑल रिएक्शन में, और अगर आप इन दोनों को भी देखते हो, जो वाटर यहाँ पे बन रहा है वो वाटर ये कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे ये 2OH नेगेटिव दे रहा है, ये 2OH नेगेटिव यहाँ पे यूज हो रहा है। तो ड्यू टू दिस जो लाइफ होती है इसकी, it increases because there are no ions involved in the overall reaction, therefore it has more life and it gives us a voltage of 1.35 volts, जो कि दूसरे वाले सेल से थोड़ी सी ज्यादा है, राइट। सो यू अंडरस्टूड दिस। आज हम सिर्फ प्राइमरी सेल्स ही करेंगे। एक गुरु मंत्र अच्छे मार्क्स लाने का ये है कि प्लीज अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिएगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चीज सोचिए कि ये करनी है वो तभी पॉसिबल हो सकती है अगर आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आप हफ्ते में 2 दिन हार्ड वर्क कर रहे हैं और बाकी के 4 दिन कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो 2 दिन का हार्ड वर्क भी 0 हो जाता है, ठीक है। सो एक दिन हफ्ते में छुट्टी करो, संडे रिलैक्स करो,
ये नहीं कहती कि सारा दिन, क्योंकि इतना टाइम ही +2 में नहीं है कि आप सारा दिन रिलैक्स कर सको। सो थोड़ा बहुत पढ़ना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत खेलना भी जरूरी है। ओके, पर जो भी आप अपना शेड्यूल बनाते हो उस शेड्यूल के साथ आप बिल्कुल मिल के काम करोगे तो सक्सेस 100% है।